अध्याय 66 एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म। सार्थक ने पहला चरण सीखने में 4 दिन बिताए, अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करना। उसने खुद को मुश्किल से पास हुआ माना। इस बार इसमें दुनिया भर में बिखरे हुए आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग करना शामिल था, जो काफी चुनौतीपूर्ण था। इसे पहले से ही स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक का एक शुरुआती प्रयास माना जा रहा था, और जेड स्लिप अपना असर दिखाने लगी थी। जेड स्लिप कहती है कि दुनिया अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे चारों ओर मौजूद है, निरंतर हमारी आंखों के सामने मंडराती रहती है। एक आध्यात्मिक संग्राहक की भूमिका इसे ग्रहण करना और नियंत्रित करना है। सार्थक ने पहले सोचा कि यह शून्य मछली पकड़ने की तकनीक के समान है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में समाहित किया जाता है। हालांकि इसे आजमाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह पूरी तरह से अलग है। इस तकनीक का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करके उसे पोषित करना और स्वयं को बेहतर बनाना था। लेकिन आत्मा संग्रहण तकनीक अलग थी। एक आत्मा संग्रहणकर्ता एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा को दूसरे लोगों के शरीरों में भेज सकता था, जिससे वे मौलिक रूप से भिन्न हो जाते थे। इन आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को समझने के लिए पहला कदम इन्हें देखना है। इसलिए एक स्पिरिट गैदर के लिए प्रारंभिक कौशल आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को देखना है। परिणामस्वरूप सभी स्पिरिट गैदरर्स को आंखों से संबंधित एक तकनीक विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिसे पुतली तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। आत्माओं को एकत्रित करने वालों की नेत्र तकनीकें सार्वभौमिक हैं। एक तकनीक दूसरी से अधिक शक्तिशाली होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को देखना है। इसलिए जब सार्थक ने शिष्य तकनीक के बारे में पढ़ा तो सिस्टम ने स्वचालित रूप से तकनीक के लिए एक अपग्रेड संकेतक प्रदर्शित किया। द आई ऑफ लाइट का अधूरा संस्करण। इसमें अपग्रेड किया जा सकता है। ट्रू साइट। नोट: यह आत्माओं को एकत्रित करने वालों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्राचीन सार्वभौमिक नेत्र तकनीक है। अनगिनत वर्षों के बाद यह अपूर्ण हो गई है। इसे पूर्ण करने के लिए 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता है। उस पल सार्थक को लगा जैसे वह मर ही जाएगा। ये तो बस एक छोटा सा मंत्र था, सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए, और इसे पूरा करने के लिए 10,000 अंक मांगे जा रहे हैं। भले ही यह एक बार का काम हो और इसमें आगे बढ़ने की कोई संभावना न हो, फिर भी ये बहुत महंगा था। उसके पास कुल मिलाकर केवल 8,200 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक ही थे। सचमुच सार्थक अभी बैठा ही था कि वह डर गया। सर, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। बूढ़ा आदमी: क्या तुम ठीक से खाना खाए बिना ही जा रहे हो? सार्थक: मुझे अचानक याद आया कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है और मुझे जाना ही होगा। इसलिए मैं बाद में आपके लिए बढ़िया वाइन और बारबेक्यू लेकर आऊंगा। इतना कहकर सार्थक पलक झपकते ही गायब हो गया। सार्थक ने महसूस किया कि यह व्यक्ति अभी तक मत्स्य पालन के उस्ताद के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन एक बार में ही हजारों आध्यात्मिक ऊर्जा अंक खर्च कर रहा था और उसके पास लगभग पैसे खत्म हो चुके थे। यहाँ तक कि एक छोटी सी सहायक नेत्र तकनीक के लिए भी वह आसानी से 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक मांग लेता था। जब वह मत्स्य पालन का उस्ताद बन जाएगा तो क्या होगा? ... ली गैंग ग्रिलिंग कर रहा था और शियाओ होंग लगातार अपना पसीना पोंछ रहा था। दोनों बिल्कुल शादीशुदा जोड़े की तरह लग रहे थे। जब से ली गैंग ने अंडरवर्ल्ड छोड़ा है, वह पूरी तरह से बदल गया है, एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति बन गया है। ली गैंग ने ऊपर देखा तो पाया कि सार्थक फिर से वापस आ गया था। ली गैंग: युवा स्वामी, आपको निकाल दिया गया है। सार्थक: हे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे निकाल दिया जाएगा? मैं जब चाहूं उस बागान में जा सकता हूं, है ना? मुझे वहां थोड़ी ऊब हो रही है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बारबेक्यू स्टैंड पर समय बिताने की योजना बना रहा हूं। ली गैंग: क्या आप बारबेक्यू स्टैंड पर मछली बांटते बांटते ऊब नहीं जाते? सार्थक: चुप रहो। सार्थक अवाक रह गया। ये युवक इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लोहे के सिर वाली मछली भी शायद इसे हरा ना पाए। सार्थक ने पहले तो कुछ और छोटी मछलियों के झुंड पकड़ने के लिए समुद्र में जाने का सोचा था, लेकिन फिर विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि यह बहुत झंझट का काम है। बारबेक्यू स्टैंड पर मछलियां बांटना कहीं ज्यादा आसान था। हालांकि अब हालात अलग थे, फिर भी 2 दिनों में 10,000 से ज्यादा स्पिरिट पॉइंट्स कमाना कोई बड़ी बात नहीं थी। 2 दिन जल्दी बीत गए। सार्थक को मछली की बदबू से नफरत थी और उसने सोचा कि एक बार जब उसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का कोई आसान तरीका मिल जाएगा, तो वह फिर कभी मछली देने नहीं आएगा। प्रताप और हे मिंगटांग हर रात बारबेक्यू खरीदने आते थे।
हर रात जब वे उसे देखते तो पूछते, सार्थक तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? ग्राम प्रधान सार्थक स्नातकों के लिए करियर के रास्ते बना रहे हैं, तुम ढिलाई नहीं कर सकते? सार्थक सारा दिन मछली भूनते हुए तुम्हारा क्या भविष्य है? सार्थक क्या तुमने खुद से हार मान ली है? सार्थक अब हेमिंगटांग और प्रताप से डरने लगा है। वे दोनों बहुत बातूनी हैं। उसे लगता है कि बूढ़ा आदमी बेहतर है। वह बस शराब पीता है और बारबेक्यू खाता है। अगर सार्थक उसे नजरअंदाज करता है तो बूढ़ा आदमी भी उसे नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही सार्थक ने 20,000 आध्यात्मिक अंक प्राप्त किए, उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को उन्नत कर लिया। ट्रू साइट सर्वोत्तम गुणवत्ता, इसमें अपग्रेड किया जा सकता है। ट्रू साइट नोट, ये प्राचीन आत्माओं को एकत्रित करने वालों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सार्वभौमिक दृष्टि तकनीक है जो दुनिया में विचरण करने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं का आसानी से पता लगाने में सक्षम है। परिचय सरल था और सार्थक ने इसे लगभग सहजता से सीख लिया, जिससे उसे सीखने का खर्च बच गया। उसने बस अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी आंखों में केंद्रित किया और सच्ची दृष्टि की विधि का पालन करते हुए अपने मन को एकाग्र किया। इसलिए जब सार्थक ने पहली बार ट्रू साइट का इस्तेमाल किया तो उसने पाया कि पूरी दुनिया छोटे छोटे बिंदुओं से भरी हुई है और ये छोटे छोटे बिंदु इधर उधर दौड़ भी रहे थे। वृक्षारोपण। बूढ़ा आदमी सो रहा है। सार्थक दादाजी, मैं आपके लिए शराब और बारबेक्यू लाया हूं, ये मेज पर रखा है। बूढ़ा आदमी, हम। संक्षिप्त बातचीत के बाद दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया। एक सीधा खड़ा हो गया और बारबेक्यू खाते पीते खाने लगा, जबकि दूसरा जमीन पर बैठ गया और आध्यात्मिक ऊर्जा अंक एकत्रित करने लगा। जैसे ही ट्रू साइट की आंख सक्रिय हुई, एक पफ की आवाज आई और बूढ़े आदमी ने अपनी शराब थूक दी। सार्थक पीछे मुड़ा और उसकी हैरान करने वाली अभिव्यक्ति को देखकर भौहें चढ़ा ली, मानो उसे अपनी साधना में बाधा डालने के लिए दोषी ठहरा रहा हो। बूढ़े आदमी का दिमाग उथल पुथल में था। ये क्या हो रहा है? अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। क्या तुम किसी काम से बाहर गए थे? वापस आते ही तुमने आध्यात्मिक दृष्टि में महारत कैसे हासिल कर ली? बूढ़े व्यक्ति को याद आने लगा कि आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करने में उसे कितना समय लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे आधा साल लग गया हो, लेकिन ये लड़का तो सिर्फ 2 दिन ही टिक पाया। क्या अब भी स्वर्ग धरती बाकी नहीं है? क्या ये लड़का सचमुच एक निम्न स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है, या फिर यह एक नकली निम्न स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है? लेकिन तभी उसने सार्थक को हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते देखा, जिसे देखकर बूढ़ा आदमी लगभग हंस पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, इस बच्चे को होशियार कहूं या बेवकूफ? तुम आध्यात्मिक ऊर्जा पकड़ते हो। लेकिन वह शांत रहा। चूंकि तुम इतने शैतान हो तो खुद ही पता लगा लो। सार्थक ने कई बार कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि वह कुछ बेवकूफी कर रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार इधर उधर घूम रही थी और अगर वह उसे पकड़ भी लेता तो हाथ खोलते ही वह गायब हो जाती। ये हवा को पकड़ने जैसा था, आप कुछ भी पकड़ नहीं सकते थे। सार्थक ने ज़ैड स्लिप को पढ़ना जारी रखा, जिसमें कहा गया था कि आध्यात्मिक ऊर्जा को निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसके लिए शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाकर बाहरी भटकती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा के बिंदुओं को आकर्षित करना आवश्यक है। इसलिए सार्थक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी उंगलियों पर केंद्रित किया और भटकते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस बार वाकई असर दिखा। कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु सार्थक की उंगलियों तक पहुंचे, लेकिन उनकी संख्या केवल 5 या 6 ही थी। दर्जनों बार कोशिश करने के बाद भी संख्या में कोई सुधार नहीं हुआ। तब सार्थक सोचने लगा। ज़ैड पर्ची में लिखा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए आत्माओं को भी ऊर्जा का उपभोग करना पड़ता है, लेकिन वह तो केवल अपनी उंगलियों में ही आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं को एकत्रित कर रहा था, इसलिए स्पष्ट था कि वह किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग नहीं कर रहा था। फिर सार्थक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी उंगलियों पर केंद्रित किया, जिससे वह ऊर्जा प्रकट हुई और उनकी उंगलियों से जुड़ गई। पल भर में सभी दिशाओं से लगभग 50 या 60 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। इस समय सार्थक गहन चिंतन में डूबा हुआ था। दूसरे लोक से होने के कारण एक तेज बुद्धि होना उसके लिए अत्यंत आवश्यक था। यदि वह स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति में रखकर सोचे और किसी के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करे, तो क्या 50 या 60 बिंदु पर्याप्त होंगे? मछुआरे लोक के किसी व्यक्ति के लिए शायद ये पर्याप्त हो, लेकिन मछुआरे लोक से ऊपर के किसी व्यक्ति के लिए स्पष्टतः ये पर्याप्त नहीं होगा। अब क्या करें?
सार्थक के मन में सबसे पहले यही विचार आया कि वह अपने शरीर से और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करे, लेकिन फिर उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक खर्च हो रही है। क्या करें, क्या करें, क्या करें? सार्थक अब पूरी तरह से गहन चिंतन की अवस्था में डूबा हुआ है और उसे बाहरी संवेदनाओं का कोई एहसास नहीं है। बूढ़े आदमी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, वह तो हैरान रह गया। उसने तो कोई संकेत ही नहीं दिया था। बच्चा इतनी जल्दी कैसे सीख गया? देखते ही देखते अंधेरा हो गया। जियान किन को पता ही नहीं चला कि वह कब यहां पहुंच गई। जब उसने सार्थक को वहां उंगलियां हवा में उठाए चमकती हुई उंगलियों के साथ बैठे देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जियान किन, दादाजी, क्या उसने इसे पहले ही सीख लिया है? बूढ़ा आदमी, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अभी खुद ही सीख रहा हूं और मैं इसमें पूरी तरह से डूबा हुआ हूं। जियान किन ने गहरी सांस ली। आपने इसे कितने दिनों तक इस्तेमाल किया? बूढ़ा आदमी, क्या तुम खुद हिसाब नहीं लगा सकते? कुल मिलाकर 6 दिन लग गए हैं। जियान किन, सचमुच वह आत्माओं को एकत्रित करने वालों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है। जैसे ही जियान किन ने बोलना समाप्त किया, उसने सार्थक की उंगलियों पर आध्यात्मिक ऊर्जा में अचानक वृद्धि देखी और वह और बूढ़ा व्यक्ति दोनों इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि यह निश्चित रूप से उसके अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। सार्थक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितना आनंदित था। तो ये है इसका तरीका। अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर की मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा से बदलकर एक ऊर्जा बाहर जाती है और दूसरी अंदर आती है। वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन बढ़ा सकता था और साथ ही और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता था। इस समय उसकी उंगलियों में कम से कम 200 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो रही थी। सार्थक, अगला कदम क्या है? ऐसा लगता है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा को अन्य लोगों के शरीरों में भेज रहा है। अध्याय 67 खुदाई। सार्थक को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा भेजने के प्रश्न का समाधान खोजने में केवल एक क्षण का समय लगा। चून की मछुआरे मछली पकड़ने वाली लाइन में आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित कर सकते हैं, जिससे लाइन खींचती है और कांटा हिलता है, तो ये बहुत सरल है। इतने लंबे समय तक हुक किस तकनीक का अभ्यास करने के बाद मुझे ये कैसे पता नहीं चल सकता था। तो सार्थक उठा, बूढ़े आदमी की ओर देखा, उंगली से इशारा किया और एक कोमल रेशमी धागा बूढ़े आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। अरे, लगता है यहाँ कोई और भी है। सार्थक ने ध्यान नहीं दिया कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं एक ही समय में कई लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा भेजना चाहूं तो क्या होगा। इसके बाद सार्थक ने अपना बायां हाथ उठाया और पल भर में उसकी उंगलियों पर प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और फिर एक रेशमी धागा जियान किन के शरीर में समा गया। टकराना। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में रखा शराब का घड़ा गिरा दिया। जियान किन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके आमतौर पर गंभीर चेहरे पर अब घोर जिज्ञासा के भाव दिखाई देने लगे। हा। अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा एकदम रुक गई और सार्थक पागलों की तरह हंसने लगा। उसने बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी, देखा आपने? मैंने कहा था ना कि मैं जीनियस हूं। मैं कामयाब हो गया। हा। सार्थक उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा उसकी प्रशंसा किए जाने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो उसने देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति के बगल में एक और व्यक्ति खड़ा है। अरे, बहन जियाओकिन। जियान किन ने हल्के से सिर हिलाया। सार्थक, तुमने अभी अभी यह कैसे किया? सार्थक, अरे, क्या तुमने ये कैसे किया? जियान किन, यह अंतिम चरण है जिसमें आप आध्यात्मिक ऊर्जा को हम दोनों के शरीरों में प्रवाहित करते हैं। सार्थक, ये बिल्कुल मछली पकड़ने जैसा है। मछली पकड़ते समय आप बस झटका मारते हैं और लाइन फेंक देते हैं, है ना? बूढ़ा आदमी। जियान किन। काफी देर बाद जियान किन ने कहा, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बूढ़े आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, दिखावा करने वाले, मैंने तो ये सब एक ही दिन में सीख लिया था। तुम्हें कितना समय लगा? 6 दिन। और अब भी तुम हंसने की हिम्मत रखते हो? सार्थक ने अपना सिर खुजाया और जियान किन ने आंखें घुमाई, मन ही मन सोच रही थी, मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करूंगी, बस अपनी शेखी बघारते रहो। सार्थक, अरे बहन किन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियान किन शायद ही कभी मुस्कुराती थी, क्योंकि मेरा घर यहीं है। सार्थक भयभीत हो गया। उसने अपना सीना पकड़ लिया और बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, आप दादाजी, आप तो बूढ़ी गाय की तरह हैं जो नई घास खा रही हो। स्मैक।
एक बड़ा झींगा सार्थक के चेहरे पर फेंका गया और बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह मेरी पोती है। जियान किन का चेहरा उदास देखकर सार्थक जल्दी से खेत की ओर भागा और बोला, ओह मुझे माफ करना, मैं सोने के लिए कोई जगह ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी, सोना तो बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने कभी किसी किसान को सोते देखा है? सार्थक, तो मैं एकांतवास में जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी, दफा हो जाओ नन्हे मछुआरे, और तुम एकांत में हो। सार्थक के नजरों से ओझल हो जाने के बाद ही जियान किन मुस्कुराए और बोली, दादाजी, आप और यह बच्चा बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। बूढ़े आदमी ने चिढ़कर कहा, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? मेरी उम्र कितनी है और उसकी उम्र कितनी है? अगर उसने जो शराब और बारबेक्यू बनाया था वो स्वादिष्ट न होता तो मैं उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल देता। जियान किन मुस्कुराया और बोला, तो अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो तुम इसे मुझे दे सकते हो। मुझे लगता है कि उसमें भी युद्ध आत्मा के उस्ताद बनने की प्रतिभा हो सकती है। बूढ़ा आदमी, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम चाहते हो कि जन्मजात आत्माओं को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति युद्ध आत्माओं का स्वामी बन जाए? क्या तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। जियान किन हंसते हुए बोला, तो बूढ़े, आपको सावधान रहना चाहिए। ग्राम प्रधान ने कुछ छात्रों को शहर में पढ़ने के लिए भेजने की व्यवस्था कर दी है। सार्थक ने टाइगर हेड गैंग को नाराज कर दिया है और अब तनवीर ने टाइगर हेड गैंग को सार्थक के हाथों में सौंप दिया है। लेकिन ग्राम प्रधान ऐसा नहीं सोचते। उनका मानना है कि सार्थक केवल तनवीर पर निर्भर है, इसलिए आपको जल्दी करनी चाहिए, वरना ग्राम प्रधान उसे शहर भेज देंगे। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। ... अगले दिन जब बूढ़ा आदमी बिस्तर से उठा तो वह सार्थक को अपने बगल में बैठा देखकर चौंक गया। खांसी, लिटिल फिश, क्या तुम मुझे डराकर मारना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो अभी अभी जागा हो उसे डराना नहीं चाहिए? सार्थक, क्या आपने यह नहीं कहा था कि किसान सोते नहीं हैं? बूढ़ा आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? तुम यहीं खड़े रहो। कुछ ही देर बाद बूढ़ा आदमी घर से बाहर आया और लापरवाही से सार्थक को एक जेड पर्ची फेंकते हुए बोला, लो इसे ले लो। मैं तुम्हें आधा महीना देता हूँ, सारा सामान यहाँ मेरे पास ले आओ। सार्थक को पता ही नहीं था कि उस जेड स्लिप में क्या है। जब उसने उसे उठाया और देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या बकवास है? इसमें तो लाखों करोड़ों पौधे हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सबको आधे महीने में अपनी पीठ पर लाद कर ले जाऊं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तो इन्हें आधी जिंदगी तक ढो सकता हूं, यकीन नहीं होता। सार्थक के चेहरे के भाव देखकर बूढ़े ने इतराते हुए कहा, हे, क्या तुम्हें पता है कि उस समय उसे धोने में मुझे कितना समय लगा था? 10 दिन, एक दिन भी ज्यादा नहीं। तुम्हें आधा महीना देना भी बहुत ज्यादा होगा। तभी जियान किन काम पर जाने लगी। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर उसने तुरंत आंखें घुमाई और वहां से चली गई। वह सोच रही थी कि उसे यह किताब किसने दी थी, जिसने कहा था कि इसे याद करने के लिए 3 साल का समय है, जबकि उसने खुद इसे 1 साल में याद कर लिया था। अब उसे सिर्फ 10 दिन लगे। वह अपने दादाजी के व्यवहार से सचमुच चिढ़ गई थी। सार्थक को लगा जैसे वह पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं यहाँ से निकल जाने में बहुत देर तो नहीं हो गई। यहाँ छोटे मोटे काम करने का उसका पिछला प्रस्ताव महज एक बहाना था। उसे लंबे समय से शक था कि यह बूढ़ा आदमी असाधारण है, इसलिए वह कुछ अच्छी किस्मत पाने की उम्मीद में यहाँ आया था। और अब ये बूढ़ा आदमी उसे यह मौका दे रहा था। उसने अपने पिछले जन्म में पूरी जिंदगी पढ़ाई की थी और उसे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला था। सार्थक को कोने में बैठकर जेड स्लिप से गोले बनाते देख बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। वाह, तुम तो सच में प्रतिभाशाली हो। अगर तुम इतने ही प्रतिभाशाली हो तो इसे याद कर लो। ... कोने में सार्थक ने घोर निराशा के भाव से जेड स्लिप खोली और उसे देखते ही वह तुरंत दंग रह गया। आध्यात्मिक पौधों की संपूर्ण पुस्तक अपूर्ण। इससे अनंत सागरों से प्राप्त आध्यात्मिक पौधों का संपूर्ण संग्रह में अपग्रेड किया जा सकता है। नोट: वर्षों के बीतने के साथ साथ आध्यात्मिक पौधों का ये प्राचीन संग्रह अधूरा रह गया है। इसे पूरा करने के लिए 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता है। सार्थक की आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, इसे भी अपग्रेड किया जा सकता है। हा, सिर्फ 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक। ये तो समझ में आता है। यह कोई साधना तकनीक तो नहीं है, तो इतने आध्यात्मिक ऊर्जा अंकों की क्या जरूरत है? खांसी, मैं इसे ज्यादा चौंकाने वाला नहीं बना सकता। उस बूढ़े आदमी ने इसे 10 दिनों में उठाया था, तो मैं इसे आधे दिन में कर लूंगा।
सार्थक ने मन ही मन सिर हिलाया। नहीं नहीं, आधा दिन तो बहुत निराशाजनक है। पूरा दिन कैसा रहेगा? एक दिन काफी लंबा है। वरना मैं सारा दिन आराम करने के लिए कहाँ जाऊंगा। चलो इसी तरह करते हैं। अगली सुबह जैसे ही भोर होने लगी, जियान किन हमेशा की तरह बाहर जाती है। वह बुजुर्ग व्यक्ति आमतौर पर लेटकर सो जाता है। सार्थक आमतौर पर बूढ़े आदमी के बगल में बैठता है। लगभग पूरी तरह से जाग चुके बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत चिल्लाकर कहा, अरे छोटे बदमाश, मैंने तुझे कहा था कि लोगों को डराना नहीं चाहिए। क्या अब तुझे लोगों को डराने की लत लग गई है? सार्थक, दादाजी, मैंने इसे अपनी पीठ पर रखा हुआ है। क्या तुमने इसे रट लिया? नहीं, तुम्हारा मतलब है कि तुमने आध्यात्मिक पौधों का संपूर्ण विश्वकोश रट लिया। जियांग किन, जो अभी अभी दरवाजे से बाहर निकली थी, पूरी तरह से अचंभित होकर पीछे मुड़ी। क्या तुम सचमुच इतनी भारी चीज अपनी पीठ पर उठा सकती हो? क्या तुम कोई राक्षस हो? बूढ़ा आदमी, मुझसे झूठ मत बोलो, अभी तो सिर्फ एक दिन ही हुआ है। सार्थक, नहीं, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। बूढ़े आदमी का मन कर रहा था कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हर चीज याद कैसे रखनी है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो। मैंने 10 दिन कहा था और तुम एक दिन पर अड़े हो। 9 दिन भी ठीक रहते। लेकिन ऊपरी तौर पर बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर भाव से कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। 3 परतों वाला बैंगनी रंग का रात्रि फूल, उसके बारे में मुझे बताओ। सार्थक ने गंभीरता से कहा, 3 मोड़ वाला बैंगनी रात्रि फूल एक आकर्षक आध्यात्मिक पौधा है जो समुद्र तल पर उगता है। यह आमतौर पर 3 मोड़ वाली बैंगनी रात्रि मछली के साथ पाया जाता है, लेकिन अगर कोई मछली इसे चुराने की कोशिश करती है, तो 3 मोड़ वाली बैंगनी रात्रि मछली इसे पूरा निगल जाती है। साथ ही 3 मोड़ वाला बैंगनी रात्रि फूल 3 मोड़ वाली बैंगनी रात्रि मछली के सिर से भी सार तत्व को अवशोषित कर सकता है। इसलिए यदि इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाए, तो ये शरीर में बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिससे मछुआरे के महान मत्स्य गुरु बनने की सफलता दर 30% तक बढ़ सकती है। जियान किन का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। तो मुझे 1000 कौशल वाले फल के बारे में फिर से बताएं। सार्थक, 1000 फल वाला मूंगा फल आमतौर पर ग्रेड 2 या उससे ऊपर के मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में समुद्री एनीमोन के घने झुंडों में उगता है। समुद्री एनीमोन द्वारा अधिक मात्रा में खाए जाने के कारण अपचित अपशिष्ट एक जगह जमा हो जाता है, जहां अंततः 1000 फल वाला मूंगा फल उगता है। हालांकि ये पदार्थ अत्यधिक विषैला होता है, इसकी थोड़ी सी मात्रा भी एक सामान्य व्यक्ति में गंभीर रक्तस्राव और मृत्यु का कारण बन सकती है। लेकिन अगर इसे मूंगा फल के साथ खाया जाए तो विषाणुता बेअसर हो जाती है। विष का प्रयोग करने वाले अक्सर इसका उपयोग एक अभेद्य शरीर बनाने के लिए करते हैं। बूढ़े आदमी ने एक के बाद एक 7-8 सवाल पूछे, जिनका जवाब सार्थक ने बिना किसी झिझक के लगभग तुरंत ही दे दिया। सार्थक पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था। वह और जियांग किन दोनों सोच रहे थे, क्या इस लड़के को शहर नहीं ले जाना चाहिए? वह मूर्ख फोंगजे इस बच्चे के असाधारण गुणों को कैसे नहीं पहचान पाया? जियांग किन चली गई, जाते समय उसकी आंखें चमक रही थीं। इस समय बूढ़े व्यक्ति का पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें लगा कि अगर वे पढ़ाना जारी रखते हैं तो उन्हें बिजली का झटका लग सकता है और उनकी मृत्यु हो सकती है, जो बहुत ही भयावह होगा। तो बूढ़े आदमी ने सार्थक से 3 शब्द कहे, जाओ खोदो अध्याय 68 ग्राम प्रधान की पिटाई। इस बार सार्थक का चेहरा सचमुच पीला पड़ गया। तुमने कहा था कि रटकर नकल कर सकते हो, लेकिन मुझे खुद खोदना पड़ रहा है। फिर मैं नकल कैसे करूं? बेशक तथाकथित खुदाई महज खुदाई नहीं थी। सार्थक को सबसे पहले 1000 एकड़ के बागान से खरपतवार हटाने थे, जो कि एक बहुत कठिन काम था। किसान होने के बावजूद उसे जमीन साफ करने में 3 दिन लग गए। उसके बाद उसने खेती योग्य जमीन के कुछ हिस्से को जोतने में 3 दिन और लगा दिए। कुछ दिनों के बाद सार्थक, दादाजी, तो क्या अब मैं खेती शुरू करने जा रहा हूं? बूढ़ा आदमी, हमने अभी शुरू नहीं किया है। अब जबकि आप आध्यात्मिक पौधों के संपूर्ण विश्वकोश से परिचित हो चुके हैं, तो क्यों न आप पहले बागान में लगे आध्यात्मिक पौधों की छंटाई कर लें? क्या सार्थक, दादाजी, आप ईमानदार लोगों को धमका नहीं सकते? क्या आध्यात्मिक पौधों की छंटाई करना भी एक प्रकार का प्रशिक्षण है? बूढ़ा आदमी, बेशक, खेती के लिए अच्छा मूड पाने के लिए आपको आध्यात्मिक पौधों की प्राकृतिक सुंदरता का प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। सार्थक, हे। सार्थक ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह सुंदर दिखता है या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं।
मैंने खेती में इतना समय कुर्बान किया है, और अब आप मुझसे फूल और पौधे छांटने को कह रहे हैं। ऐसे में मुझे कैसे मजा आ सकता है? आत्मा एकत्र करने की तकनीक सीखने के 10 दिन बाद सार्थक ने आखिरकार बीज बो दिए। उसने क्या बोया यह महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण ये था कि आत्मा एकत्र करने की तकनीक आध्यात्मिक पौधों के विकास को कैसे प्रभावित करेगी। सार्थक ने पहले परिणाम देखने के इरादे से गुलाब, लहसुन और स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए। उनका मूल उद्देश्य ये देखना था कि क्या वहां गेहूं या चावल उगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए उन्हें अपना प्रयास छोड़ना पड़ा। सार्थक ने आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है, जिसके द्वारा वह बाहरी दुनिया से बिखरी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा के बिंदुओं को पृथ्वी पर भेज सकता है। लेकिन फिर एक और समस्या खड़ी होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने की तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को कैसे कवर किया जाए? यही सवाल है। बूढ़े व्यक्ति ने कोई संकेत नहीं दिया, इसलिए सार्थक ने सबसे पहले जमीन में आध्यात्मिक ऊर्जा का गोला भेजने का सोचा। ऊर्जा में विस्फोट हुआ और स्वाभाविक रूप से जमीन में एक छेद हो गया। लेकिन इस बार बूढ़े व्यक्ति ने हंसी नहीं। दरअसल सार्थक का तर्क सही और सटीक था, जिससे प्रतिभा का मुद्दा स्पष्ट रूप से सामने आ गया। सार्थक ने यह भी देखा कि जमीन में गड्ढा होने के बावजूद कुछ अविकसित क्षेत्रों में आध्यात्मिक पौधे उग रहे थे। वाह! आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट एक ही बिंदु से हुआ, बिना किसी अवरोध के फूट पड़ा। अगर हम उस बिंदु को केवल क्षैतिज रूप से फैलने के लिए नियंत्रित कर सकें, तो क्या समस्या हल नहीं हो जाएगी? दर्जनों परीक्षणों और दर्जनों विस्फोटों के बाद सार्थक को अंततः थोड़ी समझ आई, खेती वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा पर उसके नियंत्रण को बढ़ा सकती है। ये वास्तव में एक प्रकार का प्रशिक्षण था। ... उस दिन सार्थक को आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोटों की कुछ समझ प्राप्त हो गई थी और वह इसे आजमाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक गांव का मुखिया बागान के बाहर प्रकट हो गया। गांव का मुखिया अंदर आया और उसने बूढ़े आदमी को शराब पीते और बारबेक्यू खाते देखा। उसने हवा को सूंघा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने सीधे खेत में खड़े सार्थक को पुकारा, सार्थक इधर आओ। सार्थक कीचड़ से सना हुआ दौड़ता हुआ आया और बोला, ग्राम के मुखिया, आप मुझे ही ढूंढ रहे थे। सार्थक को लगा कि गांव का मुखिया तियांशुई गांव का सबसे बड़ा नेता है, और मछली पकड़ने की प्रतियोगिता न होती तो शायद वह उसे जानता भी नहीं। तो फिर वह अब उससे मिलने क्यों आ रहा था? ग्राम प्रधान, सार्थक, बात यह है कि हाल ही में गांव ने कुछ मेधावी विद्यार्थियों को शहर में पढ़ने के लिए चुना है। वो एक उन्नत विद्यालय है। हालांकि अभी तुम केवल सभागार में ही रह सकते हो, लेकिन ये एक दुर्लभ अवसर है। मैंने तुम्हारे लिए एक सीट विशेष रूप से आरक्षित कर रखी है। जल्दी वापस जाओ, अपना सामान पैक करो और निकल पड़ो। सार्थक ने अपना सिर खुजाया, उस खेत की ओर एक नजर डाली जिसमें उसने बुवाई पूरी नहीं की थी, और एक पल के लिए सोचा, एक लेखा परीक्षक क्या सुन सकता है? गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा, शहर के स्कूल गांव के स्कूलों से बिल्कुल अलग हैं, वे तो संभ्रांत लोगों के लिए हैं। और तुम्हें वहां सिर्फ 3 साल तक कक्षाओं में भाग लेना है, 5 प्रमुख व्यवसायों के बारे में जानने के लिए, यहां तक कि बुनियादी समझ भी हासिल करने के लिए। क्या तुम जानते हो कि 5 प्रमुख व्यवसाय कौन से हैं? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। सार्थक पूरी तरह से अचंभित था। उसने बस अपना हाथ झटका और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा ग्राम प्रधान के शरीर में प्रवाहित हो गई। ग्राम प्रधान, क्या यही तरीका है? कुआं। ग्राम प्रधान ने सार्थक को खाली निगाहों से देखा, फिर उसके बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हुए हकलाते हुए कहा, आत्माओं का एकत्रण गुरु। सार्थक ने गंभीरता से कहा, ग्राम प्रधान, यदि शहर में 5 प्रमुख व्यवसायों को सीखने में 3 साल लगते हैं, तो बेहतर होगा कि मैं न जाऊं। मुझे हाल ही में खेती में विशेष रुचि हुई है, और मैं तियांशुई गांव में अपनी पढ़ाई जारी रखने की योजना बना रहा हूं। एक दिन जब मैं शहर पहुंचूंगा तो मैं सबको चकित कर दूंगा। ग्राम प्रधान, आगे की पढ़ाई? आपका मतलब खेती से है? उसके बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति ने मेज पर मुक्का मारा और गांव के मुखिया के चेहरे पर एक बड़ा झींगा फेंकते हुए कहा, खेती में क्या बुराई है? क्या आप खेती को नीचा समझते हैं? गांव के मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बूढ़े जियान, तुम हद पार कर रहे हो। शहर जाने का मौका तो कई नौजवानों के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। जब सार्थक में आत्माओं को इकट्ठा करने की इतनी प्रतिभा है, और वो भी इतनी अच्छी, तो क्या तुम उसे यहीं रहकर खेती करने दोगे? तुम्हारे पास इतने सारे आध्यात्मिक फल हैं, फिर तुम बारबेक्यू बनाने के अलावा और क्या कर सकते हो? बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया।
क्या तुम आध्यात्मिक फल साधना को तुच्छ समझते हो? झाव दातो, तुम्हें क्या पता? आध्यात्मिक फल साधना से जीवन भर लाभ मिलता है। क्या तुम 3 साल के लिए लेखा परीक्षक बनकर शहर जाने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हारा सिर किसी धातु की मछली से टकरा गया है? ग्राम प्रमुख, तुम बकवास कर रहे हो। आध्यात्मिक फलों की खेती का तरीका। मैंने तुम्हें एक भी आध्यात्मिक फल उगाते नहीं देखा। अगर हर तैरते द्वीप को आध्यात्मिक फलों का अध्ययन करने के लिए किसी की जरूरत न होती तो मैं तुम्हारे बागान को बहुत पहले ही नष्ट कर देता। बूढ़े आदमी ने तुरंत उस पर एक छोटी सफेद मछली फेंकी और कहा, तुम मेरी फसल उखाड़ना चाहते हो तो सीधे आसमान में क्यों नहीं उड़ जाते? मैं देखूंगा कि तुम कहाँ जाते हो और इसे उखाड़ने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें मिट्टी का एक ढेला उखाड़ते हुए देखूंगा। ग्राम प्रधान, आगे बढ़ो और खुदाई करो, तुम्हें किस बात का डर है? सार्थक को बोलने का मौका ही नहीं मिला। वे दोनों बूढ़े आदमी बहुत चिड़चिड़े थे और छोटी छोटी बात पर बहस करने लगते थे। हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे। अचानक गांव का मुखिया दहाड़ा, उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसने बूढ़े आदमी पर एक घूंसा फेंका। सार्थक हक्का बक्का रह गया। क्या अब लड़ाई छिड़ने वाली थी? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के वादे का क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ग्राम मुखिया जैसे हो। पीछे न रहने की कोशिश में बूढ़े व्यक्ति ने गांव के मुखिया को उपहास भरी नजर से देखा, फिर हाथ बढ़ाकर हवा में कुछ पकड़ा और उसके सामने पानी के आकार की एक ढाल प्रकट हो गई। टकराना, पानी की ढाल टूट गई और दोनों बूढ़े आदमी भीग गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के मुखिया ने मुक्कों की बौछार कर दी, मानो वह किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो। हालांकि बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रहा और आराम से शून्य से बड़ी मात्रा में पानी निकालता रहा। पानी जंजीरों में बदल गया, फिर लंबी चाबुकों में। सार्थक पूरी तरह से अचंभित रह गया। वाह, ये बूढ़ा आदमी तो कमाल का है। कितना शानदार है। ये हवा में जो चाहे पकड़ सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत है। सार्थक थोड़ी दूर जमीन पर बैठा हुआ था और उन दोनों को इधर उधर आते जाते देख रहा था। ग्राम प्रधान, बूढ़े जियांग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? एक झटके में उसकी मुट्ठी पर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक गोला प्रकट हुआ। जब ग्राम प्रधान ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट किया तो सार्थक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह एक अत्यंत भयानक शक्ति थी। बूढ़े जियांग ने ताना मारते हुए कहा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति से खेलने की कोशिश कर रहे हो? तुम अभी भी सपने देख रहे होगे। लेकिन तभी बूढ़े जियांग ने हाथ बढ़ाकर आध्यात्मिक ऊर्जा के गोले को पकड़ लिया। बूढ़े जियांग ने तुरंत ही उस आध्यात्मिक ऊर्जा को बिखेर दिया और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं में तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड बाद गांव के मुखिया को तेज आवाज के साथ बागान से बाहर फेंकते हुए देखा गया। बूढ़े जियांग ने गांव के मुखिया की ओर इशारा करते हुए गाली दी, झाव दातो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जमीन पर कब्जा कर सकते हो? अगर तुमने दोबारा मेरी जमीन पर कदम रखा तो मैं तुम्हें हर बार देखते ही पीट दूंगा। ग्राम प्रधान, अरे किसान, तुम्हारी बात समझ से परे है। सार्थक, मैंने तुम्हें शहर इसलिए भेजा था ताकि तुम्हारा भला हो। अब जब तुम स्पिरिट गैदरिंग मास्टर्स की श्रेणी में आ चुके हो तो तुम्हें कक्षाओं में भाग लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ली जू भले ही आधा अपाहिज हो, लेकिन उसके समय से पहले ठीक होने की संभावना है। इसका पूरा फायदा उठाओ। सार्थक ने झिझकते हुए हाथ उठाया और हिलाया। ली जू, अभी तो आधा महीना ही बीता है और ली जू में सुधार के लक्षण दिखने लगे हैं। उसने पहले सोचा था कि उसके पास अभी काफी समय बचा है, लेकिन ग्राम प्रधान की याद दिलाने के बाद लगता है कि वह अपना सारा समय और मेहनत केंद्रीय भूमि पर नहीं लगा सकता। आज बूढ़े जियांग ने वाकई बहुत बहादुरी दिखाई। जिस तरह से उन्होंने शून्य से जल ग्रहण किया और इच्छा अनुसार हथियार बदले, क्या ये किसी आत्मा संग्राहक की तकनीक हो सकती है? अगर ऐसा है तो यह वाकई बहुत शक्तिशाली है। मैं इस कौशल को सीखने की कोशिश कर सकता हूँ। बूढ़े जियांग ने अपना सिर घुमाया, अनिश्चित भाव से सार्थक की ओर देखा और चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या तुम दोबारा सोच रहे हो? सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए महोदय। बूढ़ा आदमी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सार्थक, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही में कुछ बड़ी सफलता के संकेत मिल रहे हैं और मैं इसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। खांसी खांसी। बूढ़ा जियांग अवाक रह गया। क्या तुमने अभी कुछ देर पहले ही सफलता हासिल नहीं की थी? अब दोबारा सफलता हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह खाना पीना जितना आसान है? अध्याय 69, अमृता भी जा रही है। टाइगर हेड गैंग। पिताजी, मैंने सुना है कि सार्थक अब तियानशुई गांव के बागान में छोटे मोटे काम कर रहा है।
हाँ हाँ, कितना नासमझ है वो, तनवीर के चले जाने के बाद पता नहीं कब लौटेगा। पिताजी, अगर हमने उसे अभी नहीं निकाला तो भविष्य में अगर वह शहर चला गया तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। ली हू के चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। अब तक उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और वह सिर्फ 70-80% ही वापस पा सका था। पूरी तरह ठीक होने में उसे कम से कम कई महीने लगेंगे। ये सब सार्थक की वजह से हुआ था, तो भला वह गुस्सा क्यों न होता। ली जू के मन में भी आक्रोश था। तनवीर के शब्दों से उसकी ताकत 50% से अधिक कम हो गई थी। अब विभिन्न आध्यात्मिक औषधियों के माध्यम से प्रतिदिन उपचार प्राप्त करने के बावजूद वह बड़ी मुश्किल से अपनी चोटों को स्थिर कर पाया है। ली जू, तनवीर चाहता है कि मेरा टाइगर हेड गैंग सार्थक का औजार बने, लेकिन क्या उसे सार्थक की क्षमताओं का जरा भी अंदाजा नहीं है। एक ऐसा निकम्मा जिसकी प्रतिभा ने भक्षक आत्मा को जागृत कर दिया, क्या वह मेरा औजार बनने के लायक भी है। ली जू के मन में विचार तेजी से दौड़ रहे थे। टाइगर, कुछ और दिन धैर्य रखो। हाल ही में मेरे टाइगर हेड गैंग को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण वान परिवार हम पर हर तरह से अत्याचार कर रहा है। अगर फ्लोटिंग आइलैंड पर हत्या करना मना न होता तो मुझे डर है कि मैं अब तक उनके चंगुल में फंस चुका होता। इसलिए जब तक मेरे घाव ठीक नहीं हो जाते मुझे फ्लोटिंग आइलैंड नहीं छोड़ना चाहिए। अतः सार्थक का शिकार करने का दायित्व तुम पर है। ली हूँ, मैं समझ गया। मैं कुछ और दिन इंतजार करूंगा जब तक मेरे घाव ठीक नहीं हो जाते, फिर मैं मौके का फायदा उठाकर कार्रवाई करूंगा। उस समय मैं टाइगर हेड गैंग के ताकतवर लोगों का नेतृत्व करूंगा और हम निश्चित रूप से समुद्र में सार्थक को मार गिराएंगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन बारबेक्यू स्टॉल सार्थक वापस आ गया है। ली गैंग, युवा स्वामी, क्या आप फिर से उब गए हैं। सार्थक, अगर मैं बोर नहीं हो रहा हूं तो क्या मैं आ नहीं सकता। ली गैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। ली गैंग और शियाओहोंग ने आपस में इस बात पर चर्चा की थी कि सार्थक हमेशा उन्हें मछली देने क्यों आता था। ली गैंग के अनुसार ऐसा लगता था कि सार्थक के मन में इन मछलियों के लिए कुछ अवर्णनीय भावनाएं थीं। लेकिन तभी सार्थक ने जुड़वा यिन यांग आत्मा भक्षण करने वाली मछलियों को छोड़ दिया। अब उन दोनों छोटे जीवों के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने का समय आ गया था। इससे पहले कि सार्थक उसे खाना खिलाना शुरू कर पाता, उसने लिटिल व्हाइट के मुंह से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी धारा निकलते हुए देखी। सार्थक ने चारों ओर देखा और झट से उस ऊर्जा को अपनी उंगलियों तक पहुंचाया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही ऊर्जा ने उसे छुआ, सार्थक को ऊर्जा का एक जोरदार झटका लगा। ऐसी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा। सार्थक को अपने पूरे शरीर में अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हो रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा का ये छोटा सा गोला मात्र 500 के बराबर था। सार्थक को लगा कि उन दो छोटी मछलियों में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थीं, इसलिए उसने तुरंत उनकी जांच की। जन्मजात आत्मा का जानवर, नाम जुड़वा यिन यांग आत्मा भक्षण करने वाली मछली। परिचय, ये प्राचीन और रहस्यमय यिन यांग भक्षक मछली की वंशज है। काली और सफेद मछलियां सहजीवन में एक साथ रहती हैं। सफेद मछली शांत स्वभाव की होती है, जबकि काली मछली उग्र होती है। उनकी आत्माएं सहअस्तित्व में रहती हैं और जब तक उनमें से एक जीवित रहती है, दूसरी नहीं मरती। स्तर 1, गुणवत्ता रहस्यमय, आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडारण 0 अंक। भोजन सर्वाहारी, सब कुछ खा सकता है। नोट, काली मछली अदृश्य है। इसके स्वामी के अलावा केवल स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न यिन और यांग की दिव्य दृष्टि वाले ही इसे देख सकते हैं। अरे, मैंने जो 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा के बिंदु संचित किए थे, वे गायब हो गए। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या इन दोनों नन्हे मुन्नों ने आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध कर दिया था? क्या शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छी है? बिल्कुल है। एक उदाहरण से समझें, अगर ऑक्सीजन की सांद्रता सहनीय सीमा के भीतर है तो क्या ये बेहतर है? बिल्कुल है। बिग बैंग युग में मच्छर मुट्ठी जितने बड़े हो सकते थे और समुद्र, जमीन या पौधों पर मौजूद हर चीज विशाल थी। सरल शब्दों में कहें तो यदि सार्थक लगातार इस अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का सेवन करता है तो यह उसकी नसों को चौड़ा करने, उसकी हड्डियों और शरीर को मजबूत करने में मदद कर सकता है, और ऊर्जा की शुद्धता जितनी अधिक होगी, उसकी युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक होगी। वाह, हमें तो मानो दौलत मिल गई। सार्थक बेहद खुश था। ली गैंग और शियाओहोंग बार बार उसकी ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका युवा मालिक थोड़ा असामान्य है। कभी कभी वह बहुत चतुर लगता था और कभी कभी बिल्कुल मूर्ख। सार्थक ने शियाओबाई को 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रदान की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
फिर उसने उसे 500 अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की और जब शियाओबाई ने खाना बंद कर दिया तो सार्थक समझ गया कि उसका पेट भर गया है। इसलिए सार्थक ने स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे अभी भी ये बहुत धीमा लग रहा था और उसने सोचा कि उसे आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित करने के अन्य तरीके खोजने होंगे। गेंगजी, युवक स्वामी, क्या बात है? सार्थक, विज्ञापन, इस बारबेक्यू स्टैंड पर 3 दिनों के लिए आधी कीमत है। ली गैंग, ओह, एक और छूट। सार्थक, अगर आपको छूट देने के लिए कहा जाए तो छूट दे दीजिए। व्यापार करने का यही तरीका है, आप समझते नहीं हैं। और सच में, छूट का विज्ञापन जारी होने के कुछ ही समय बाद बारबेक्यू खरीदने आने वाले लोगों की संख्या तुरंत लगभग दोगुनी हो गई। 3 दिन बाद सार्थक ने कुल 33,200 आध्यात्मिक अंक अर्जित किए, जो उनके मूल आध्यात्मिक अंकों के साथ मिलकर उन्हें कुल 41,806 अंक तक ले गए, जो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। गुफा के अंदर उन्नत करना। एक झटके में 20,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक गायब हो गए, लेकिन सार्थक को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह बेहद खुश था। इस बार आध्यात्मिक शक्ति के उन्नयन के लिए 20,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंकों की आवश्यकता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसने वास्तव में एक प्रमुख क्षेत्र को पार करते हुए तीसरे दर्जे की निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। सार्थक का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। उसे पता चला कि अब स्पिरिट वेन को अपग्रेड करने के लिए 100,000 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स की आवश्यकता है। सार्थक को गुस्सा आया। एक लेवल के लिए 100,000। इसका मतलब है कि लेवल 3 की स्पिरिट वेन को लेवल 4 की स्पिरिट वेन में अपग्रेड करने के लिए पूरे 400,000 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। ये बहुत धीमा है। अगर बारबेक्यू स्टॉल हर दिन आधी कीमत पर भी सामान दे, तब भी इसमें 40 या 50 दिन लगेंगे। सार्थक सोच रहा था कि क्या वह बूढ़े जियांग से तैरते हुए द्वीप पर मौजूद कुछ बारबेक्यू स्टॉलों से बचने के बारे में बात कर सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह संभव नहीं होगा। सार्थक एक ही समय में 2 जगहों पर नहीं हो सकता था, वह केवल एक ही जगह पर रह सकता था, इसलिए उसे हर दिन मिलने वाले आध्यात्मिक अंक उतने ही रहेंगे। छोड़ो, इससे पहले आध्यात्मिक ऊर्जा की ऊपरी सीमा को बढ़ाते हैं। सार्थक इस समय लेवल 8 का पीक फिशरमैन है। हालांकि वह कभी भी लेवल 9 तक पहुंच सकता है, लेकिन उसे अभी भी एक मजबूत नींव रखनी होगी। वह जानता है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, तेजी से लेवल बढ़ाना या एक मजबूत नींव बनाना। 5 दिन बीत गए और सार्थक एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा रहा। हालांकि वह 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रेगमेंट्स से अच्छी तरह वाकिफ था, फिर भी हर अभ्यास सत्र उसे बेहद थका देने वाला लगता था। अगर इसके अद्भुत प्रभाव न होते तो वह इसे बहुत पहले ही छोड़ देता। सार्थक ने आंकड़ों का अध्ययन किया। स्वामी सार्थक, स्तर 8 उत्कृष्ट मछुआरा श्रेणी, ऑरा 19,203 379। आध्यात्मिक नस स्तर 3 निम्न श्रेणी अपग्रेड करने योग्य। जन्मजात आत्मा का राक्षस, जुड़वा येन यांग भक्षण करने वाली मछलियां। हथियार बैंगनी बांस की छड़ी। मुख्य साधना तकनीक शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। सार्थक इस आंकड़े से काफी संतुष्ट था। इस व्यापक प्रशिक्षण के बाद वह खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा था। अगर उसका सामना फिर से लीहू से होता तो उसे डर था कि यह एक ही वार में खत्म हो जाएगा। एक साधारण 8वें स्तर के मछुआरे के पास 8वें स्तर पर पहुंचने पर केवल लगभग 160 बुनियादी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। बार बार प्रशिक्षण के बाद भी ये केवल 200 से कुछ अधिक ही रह जाती है, जिससे वह एक साधारण 8वें स्तर के विशेषज्ञ से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। चूंकि आपने पहले ही इतनी लंबी छुट्टी ले ली है, तो समुद्र की सैर पर क्यों न जाएं? सार्थक ने अपने बचे हुए 20,000 से भी कम आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसे इस बात का गहरा एहसास हो रहा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु अत्यंत दुर्लभ हैं। उसने 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए 10,000 से अधिक बिंदुओं का उपयोग किया था, और यदि उसे 9वें स्तर तक पहुंचना था तो उसे डर था कि उसे कम से कम 20,000 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होगी। बारबेक्यू स्टॉल। सार्थक, गांगाजी, बूढ़े आदमी की शराब और बारबेक्यू भेजते रहना। मैं कुछ दिनों के लिए समुद्र में जा रहा हूं। ली गैंग, कुछ दिन। युवा स्वामी, समुद्र बेहद खतरनाक है। सार्थक, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ली गैंग, ओह हाँ। युवा स्वामी, अमृता कुछ दिन पहले आपसे मिलने आई थी। मैंने उससे बताया कि आप साधना कर रहे हैं और उसने कहा कि साधना समाप्त होने के बाद वह आपसे मिलने आएगी।
सार्थक अचंभित रह गया। अमृता अपने पिता के साथ अपने स्पिरिट बीस्ट का स्तर बढ़ाने के लिए बाहर गई थी और इतनी जल्दी वापस आ गई। सार्थक हमेशा से मानता था कि स्पिरिट बीस्ट का स्तर बढ़ाना आसान काम नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही कुछ प्रगति कर ली है। ठीक है, मैं समझ गया। अमृता का घर। सार्थक अभी अपने घर के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि उसकी मुलाकात हे मिंगतांग से हो गई, जो जाने ही वाला था। सार्थक को देखकर हे मिंगतांग ने बेपरवाही से कहा, सार्थक, मैंने सुना है तुमने गांव के मुखिया को ठुकरा दिया। नौजवान, तुम्हें अवसरों का लाभ उठाना आना चाहिए। ये कस्बा साधारण लोगों के बस की जगह नहीं है। इसके अलावा मैंने सुना है कि ली हू ठीक हो गया है और लगता है उसने तरक्की भी कर ली है। सावधान रहना। सार्थक मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो शिक्षक हे, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हे मिंगतांग, ठीक है। जब तक आपको पता है कि क्या हो रहा है, शियाओयू ने अभी अभी अपनी साधना पूरी की है। सीधे अंदर जाओ और उसे ढूंढो। सार्थक, अरे ध्यान रखना टीचर जी। हे मिंगतांग ने 2 कदम बढ़ाए और फिर पीछे मुड़कर कहा, मेरी बेटी को कोई परेशानी खड़ी करने मत देना और मुझ पर हाथ मत उठाना। जाओ। सार्थक अवाक रह गया। क्या मैं सच में एक 12 साल की लड़की में दिलचस्पी ले सकता हूँ? मैं इतना बेशर्म तो नहीं हूँ। अंदर प्रवेश करते ही सार्थक को देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला की पहली प्रतिक्रिया थी, आप सार्थक हैं, है ना? जी हाँ चाची, चलो मैंने अभी खाना बनाया है। छोटी मछली अभी खा रही है, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। जब सार्थक ने अमृता को देखा तो लड़की का मुंह खाने के कारण तेल से सना हुआ था, क्योंकि उसके हाथ में एक सीख थी। सार्थक, क्या रोजाना कबाब खाने से तुम चिकने नहीं हो जाते? मैंने सुना है कि ज्यादा तेल खाने से मोटापा बढ़ जाता है। अमृता ने आंखें घुमाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बशर्ते मैं बहुत ज्यादा न खाऊं। सार्थक ने मेज पर रखी लगभग 1 दर्जन सीखों को घूरते हुए कहा, क्या आप इसे कुछ खास नहीं कहते? अमृता, चुप रहो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं शहर जा रही हूँ। क्या तुम आ रहे हो? अध्याय 70, नखरेबाज लिटिल ब्लैक। सार्थक, क्या आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं? सार्थक ने नाक सिकोड़ी। खैर, मैं तियानशुई गांव में बेफिक्र जिंदगी जी रहा हूँ, बिल्कुल तनाव मुक्त। मेरी ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है और मुझे लगता है कि मैं जीवन की ऊंचाइयों को छूने ही वाला हूँ। तुम चाहते हो कि मैं शहर के स्कूल में छात्र बनूं? बिल्कुल नहीं। अमृता, नहीं, मैं सीधे स्कूल जा सकती हूँ। सार्थक, लेखा परीक्षक होने का क्या हुआ? मैं लेखा परीक्षक हूँ, लेकिन अमृता का नाम तुरंत कैसे दर्ज हो गया? वह ग्राम प्रधान तो बड़ा झूठा है, शुक्र है मैंने उसकी बात नहीं मानी। सार्थक, तो ठीक है, आगे बढ़ो। जब मैं शहर पहुंचूंगा तब शायद तुम मेरी रक्षा कर पाओगे। अमृता खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, क्यों न हम साथ चले? मैंने सुना है कि जब कस्बे में स्कूल खुलते हैं तो वे सभी गांवों में से सबसे अच्छे विद्यार्थियों का चयन करते हैं। मूलतः केवल वही लोग प्रवेश के योग्य होते हैं जिनमें आध्यात्मिक गुण प्रबल होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे तुम्हारी जन्मजात दिव्य शक्ति। सार्थक, मैं नहीं जा रहा हूँ। अमृता, लेकिन आप कुछ सीख सकते हैं। क्या आपको 5 प्रमुख व्यवसायों के बारे में पता है? सार्थक ने मन ही मन सोचा, फिर वही बात। उसने कहा, क्या तुम फैंग जे द्वारा सिखाई गई आत्मा संचय तकनीक भूल गए हो? मैं भी इसका अभ्यास कर सकता हूँ। शायद तब तक शहर में तुम जो सीखोगे वह उतना अच्छा नहीं होगा जितना मैंने खुद सीखा है। अमृता, छी छी छी, तुम तो बस अपनी बड़ाई कर रही हो। मैंने सुना है कि शहर के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भी कई साल पढ़ाई करनी पड़ती है। छोड़ो, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ली हू ठीक हो गया है और उसने तो एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है। सार्थक, मुझे पता है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ली हू तो बस एक नमकीन मछली है। अब जब वह गिर चुका है तो वह फिर से उठ नहीं सकता। अमृता, लेकिन टाइगर हेड गैंग में कई विशेषज्ञ हैं और तुम्हारे आत्मिक जीव में कोई युद्ध शक्ति नहीं है। एक बार जब वे लोग और तुम्हारा आत्मिक जीव आपस में मिल जाएंगे तो तुम्हारे लिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। सार्थक, किसी आत्मा पशु के साथ विलय करना। अमृता, तुमने अभी तक अपने भीतरी राक्षस को जगाना शुरू नहीं किया है ना? सार्थक, क्या वाकई इतनी जल्दीबाजी करना जरूरी है? अमृता ने घबराकर कहा, बेशक मैं घबरा रही हूँ। प्रतिभा जागृत होने के बाद लगभग हर किसी की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। आत्मा का दानव जितना शक्तिशाली होगा, उसके आपके साथ विलय होने के बाद आप उतने ही शक्तिशाली हो जाएंगे।
सार्थक सोचने लगा, इसके साथ जुड़ने के बाद क्या मेरी साधना की गति में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी? क्या आत्मा भक्षक मछलियां आत्माओं को भक्षक नहीं होती? सार्थक मुस्कुराया और पूछा, लड़की, तुम शहर कब जा रही हो? अमृता, ये नन्हा बदमाश कौन है? मैं तुमसे बड़ी हूँ। सार्थक, तुम मुझसे बड़े कहाँ हो? अमृता, हर जगह तुमसे बड़ी है। खैर, तियानशुई गांव में ठीक है। कम से कम हमें इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अब तुम काफी ताकतवर हो गए हो। शायद जब तुम मछली पकड़ने में माहिर हो जाओगे तब हम किसी प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में मिल सकते हैं। सार्थक, क्या शहर और गांव एक ही प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्र का उपयोग करते हैं? अमृता, जी हाँ, सभी गांव एक ही स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र का उपयोग करते हैं। इसी समय अमृता की मां मछली का सूप लेकर आए। सार्थक ने उसे चखा और पाया कि ताज़ा होने के अलावा उसमें कुछ खास नहीं था। मां ने कहा, युवक, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तुम मछली पकड़ने में माहिर हो जाओगे तब तुम उस छोटी मछली से दोस्ती कर सकते हो और फिर उसके पिता को कोई आपत्ति नहीं होगी। पफ, खांसी खांसी। अमृता का चेहरा पल भर में लाल हो गया। मां, ये क्या कह रही हो? उसके साथ कौन डेट करेगा? मैं तो खेती बाड़ी करने जा रही हूँ। अमृता धड़ाम से ऊपर की ओर भागी, जबकि सार्थक ने श्रीमती ही से झिझकते हुए कहा, आंटी, मैं भी जा रहा हूँ। माँ है, जी हाँ, यह मामला इतना जरूरी नहीं है, साधना हमारी प्राथमिकता है। शियाओयू 2 दिन में चली जाएगी और गांव का मुखिया उसे अपने साथ ले जाएगा। सार्थक, मैंने उसके पिता को तुम्हारे बारे में बात करते सुना है, तुम भी जा सकते हो। सार्थक, आंटी, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मुझे तियानशुई गांव में अभी बहुत कुछ करना है। मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। ... अमृता के घर से निकलने के बाद सार्थक सीधे अपने घर चला गया। फोंगजे द्वारा दी गई सफेद मछली पकड़ने वाली नाव अभी भी उसके घर के बगल वाली चट्टान से बंधी हुई थी। सार्थक उस पर कूद गया और सीधे समुद्र की ओर चल पड़ा। ... टाइगर हेड गैंग। सार्थक के जाने के कुछ ही समय बाद, यंग मास्टर, सार्थक ने यात्रा शुरू कर दी है। ली हू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आज रात समुद्र में जा रहे हो? ली हू एक पल के लिए हिचकिचाया, चाचा वुल्फ को जाने दो। हत्या के लिए ये रात अंधेरी और तूफानी है। अल्पसंख्यक समुदाय का एक मामूली मछुआरा रात में बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह तो मानो मौत को दावत दे रहा है। जी हाँ, हम आज्ञा का पालन करते हैं। ... अरे, शहर में रहने वाले लोगों की नावें तो बिल्कुल अलग होती हैं। वे तेज और स्थिर होती हैं। उनके पास अपनी नावें होती हैं और उन्हें किराए पर लेने के लिए हवाई अड्डे नहीं जाना पड़ता। वे शराब के फल से कहीं बेहतर होती हैं। समुद्र तट पर पहुंचकर सार्थक कुछ देर तक सोचता रहा। आत्मा भक्षक मछलियां प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र से थीं। एक सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्र में ऐसी कोई मछली नहीं होनी चाहिए जो उन्हें मार सके, है ना? अमृता ने कहा था कि आत्मा दैत्य को मारने के लिए एक विशेष प्राणी या आत्मा दैत्य की आवश्यकता होती है। सार्थक के मन में एक विचार आया और तभी लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट प्रकट हुए। असीम सागर को देखकर जियाओ हेई को सार्थक के निर्देशों की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, वह तुरंत समुद्र में कूद गया। सार्थक, लिटिल ब्लैक, इतनी जल्दी क्या है? पहले आप ऊपर आ जाए। हालांकि सार्थक की चीखें पूरी तरह से बेकार गईं। इसके बजाय लिटिल व्हाइट भी समुद्र में कूद गई। 2 छोटी मछलियां, एक काली और एक सफेद, पानी से बाहर निकलीं और पानी में गायब हो गईं, मानो खेल रही हों। सार्थक ने अपना सिर ढांक लिया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे बाकी सबके पास लड़ने वाला पालतू जानवर है, जबकि उसके पास 2 प्यारे पालतू जानवर हैं। अचानक सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए। उसने देखा कि एक चाकू मछली समुद्र से उछलकर सीधे लिटिल व्हाइट की ओर बढ़ रही है। लिटिल व्हाइट, सावधान रहो, कहते ही देखते लिटिल व्हाइट पानी में तेजी से दौड़ी, सफेद रोशनी की एक लकीर छोड़ती हुई, और पलक झपकते ही नाइफ फिश के पीछे तैरकर आ गई, मानो बड़ी मछली को बड़ी जिज्ञासा से देख रही हो। छोटा काला इतना जिज्ञासु नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम छोटे सफेद को खा सकते हो? मैं तुम्हें पहले खाऊंगा। फिर सार्थक ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। लिटिल ब्लैक तेजी से आया और चाकू मछली के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया, और फिर चाकू मछली हड्डियों की एक लड़ी में बदल गई। हे भगवान, क्या यह इतना शक्तिशाली है? ये तो चाकू जैसी मछली है। तुमने एक छोटे से मछली स्तर 1 ने इसे कुतरकर कंकाल तक पहुंचा दिया। क्या ये वाकई ठीक है?
पानी में एक ठंडी चमक दिखाई दी। एक सस्ता सा मछली पकड़ने वाला चाकू पानी में गिर गया। सार्थक उसे निकालने ही वाला था कि तभी लिटिल ब्लैक फिर से झपटा और चाकू को नोचने लगा। सार्थक का मुंह ओक के आकार में खुला रह गया। उसने क्या देखा? क्या लिटिल ब्लैक ने चाकू को चबा डाला था? लिटिल ब्लैक, इधर आओ। लिटिल ब्लैक पानी से बाहर कूद गया और सार्थक के चारों ओर शून्य में तैरने लगा, इससे पहले कि सार्थक को एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से ठीक है। ये तो चाकू है, ये मछली या मांस नहीं है। इसे ऐसे ही नहीं खा सकते। क्या इससे तुम्हारे दांतों में दर्द नहीं होता? हालांकि लिटिल ब्लैक को सार्थक की बात समझ नहीं आई, या शायद उसे समझ तो आए लेकिन उसे परवाह नहीं थी, और वह वापस पानी में कूद गया। क्योंकि यह उसका अपना आध्यात्मिक जीव था, इसलिए सार्थक को इसका एहसास था। लिटिल ब्लैक अभी भी खा रहा था। वह क्या खा रहा था? सार्थक को पता नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही थी। क्या इससे मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे बढ़ती है? हालांकि यह थोड़ी मात्रा में है, फिर भी कुछ तो है। मार्च के रवाना होते देख सार्थक समझ गया कि अब लगभग समय हो गया है, इसलिए उसने तुरंत ब्लैकी और व्हाइटी को वापस बुला लिया और उन्हें अपने आसपास कुछ देर रुकने दिया। सार्थक पालथी मारकर बैठ गया और अपनी साधना का अभ्यास करने लगा। अचानक आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्र प्रवाह हुआ और जहां भी तेज चांदनी पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वह स्थान गतिशील आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया हो। जैसे जैसे सार्थक साधना कर रहे थे, आसपास के समुद्र की सतह में हलचल मच गई। असंख्य मछलियां सतह पर आ गईं और कभी कभी छटपटाने लगीं। हमेशा की तरह जिस क्षण आध्यात्मिक ऊर्जा का अवतरण हुआ, मछलियों में कोई लड़ाई नहीं हुई, यहां तक कि सबसे निर्दयी सांपों में भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वे तीर्थयात्रा पर हों, स्वर्ग और पृथ्वी के सार को आत्मसात कर रहे हों। छोटे काले जीव, जो पहले बेचैन थे और समुद्र में कूदने के लिए बेताब थे, शांत हो गए और सार्थक के शरीर के दोनों ओर मंडराते हुए धीरे धीरे चक्कर लगाने लगे। उनके सिर पर मौजूद दो बिंदु, एक काला और एक सफेद, झिलमिला रहे थे, मानो सांस ले रहे हों। सार्थक जितना अधिक साधना करता था, उतनी ही कम आध्यात्मिक ऊर्जा वह अवशोषित करता प्रतीत होता था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि लौकी चमक रही है, नन्हा काला और नन्हा सफेद उसे अवशोषित कर रहे हैं, और समुद्र में मछलियां भी उसे अवशोषित कर रही हैं। सार्थक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो मेरी साधना से प्राप्त सारी आध्यात्मिक ऊर्जा तुमने ही ग्रहण कर ली। खैर, वैसे भी शक्तिशाली तो मैं ही हूं। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद पानी में हलचल शुरू हुई। मछलियां उछलने लगीं और एक छोटी सफेद मछली नाव पर कूद पड़ी, लगभग सार्थक को टक्कर मारते मारते बची। लेकिन जैसे ही सफेद मछली उछली, शियाओ ही झट से बाहर निकला, उसे कुछ बार नोचा और वापस समुद्र में फेंक दिया। बीच बीच में मछलियां उछलने लगीं, जिनमें ज्यादातर बड़ी पीली क्रोकर और छोटी सफेद मछलियां थीं। रिबनफिश और ऐसी ही दूसरी मछलियों ने नाव पर कूदने का कोई इरादा नहीं दिखाया। शायद जियाओ हे थोड़ा चिड़चिड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका मालिक साधना कर रहा है, और इस समय जो भी नाव के डेक पर आने की हिम्मत करता, वह उसे काट काट कर मार डालता। जब वे काट रहे थे, अचानक लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट पर प्रकाश की एक चमक दिखाई दी, और वे वास्तव में अगले स्तर पर पहुंच गए। अचानक शाओबाई के शरीर से टकराने के कारण सार्थक के हृदय में हलचल मच गई। उसने अपना सिर घुमाकर नीचे देखा, जहां दूर एक जहाज की परछाई दिखाई दे रही थी, जो कभी दिख रही थी तो कभी गायब हो रही थी। क्या इस समय भी समुद्र में कोई लोग हैं? क्या वे मुझे लेने आ रहे हैं?